समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी के लिए कैश का लिमिट कहीं पर कुछ एप्लीकेबल है कि नहीं, और एनबीएफसी कौन कौन सी होती है? एक तो आरबीआई वाली एनबीएफसी तो है ही है, इसके साथ में निधि कंपनी पे भी एप्लीकेबल होती है कि नहीं, सेक्शन 8 के जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है उस पे एप्लीकेबल होती है कि नहीं, ट्रस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि नहीं, जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी चाहे वो मनी लेंडिंग ही क्यों ना हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि नहीं। तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों के मैं काम आ सकूं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाला है। तो मार्च 9 2017 में आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि 269 एसएस और 269 टी को एनबीएफसी के ऊपर भी लागू किया जाएगा। अब ये 269 एसएस होता क्या है? अगर कोई लेना चाहेगा कैश लोन 20,000 रुपए से ज्यादा तो कैश लोन नहीं ले सकता। इसका मतलब 20,000 रुपए से कम ले सकता है क्या? यस और नो? हाँ, ये ले सकता है। तो 269 एसएस ये कहता है कि कोई लोन ले नहीं सकता 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में। अब ये बात किसकी हो गई? कस्टमर की हो गई। दूसरा आते हैं, अब देखिए 269 टी क्या कहता है? नॉन डिलीवरेंस ऑफ लोन रीपेमेंट इन कैश। ये कहता है कि लोन का रीपेमेंट कैश में नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहा है? कस्टमर को डायरेक्टली पकड़ना है। सबसे पहले 269 एसएस में कैसे पकड़े? कस्टमर को ये बताया कि भैया आप 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। अब 269 टी क्या कहता है? आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश रीपेमेंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब रीपेमेंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले एक सिंपल बता देता हूं कि जिसने डिपॉजिट दिया है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, और जिसने डिपॉजिट लिया है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कब? जिसने डिपॉजिट दिया है उसके ऊपर तब एप्लीकेबल नहीं है जब उसका एक इनकम सोर्स एग्रीकल्चर से हो, दूसरा टोटल इनकम मैक्सिमम लिमिट के अंदर में हो जिसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं लगता। उस केस में डिपॉजिट में ये 269 एसएस और 269 टी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो डिपॉजिट कर रहा है उसके लिए। अब जो डिपॉजिट ले रहा है उसके लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? हैज एग्रीकल्चरल इनकम। तो डिपॉजिट लेने वाले के पास एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए, या टोटल इनकम इज लेस देन मैक्सिमम अमाउंट हैविंग नो टैक्स लायबिलिटीज। अब टोटल इनकम जो टैक्स लायबिलिटी से कम होना चाहिए, ऐसा कहता है। मैं आपको बताऊं, एनबीएफसी जो भी रहेगी उसमें ये वाला क्लॉज तो फुलफिल नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है 269 एसएस का? 269 एसएस क्या है कि आप लोन ले नहीं सकते हो 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में। तो इसमें किसको किसको ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है? सबसे पहला गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा बैंकिंग रिलेटेड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेबल नहीं है, चौथा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को एप्लीकेबल नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एक्ट ओरिएंटेड कॉर्पोरेशन, जो भी ऐसे कंपनी या कॉर्पोरेशन बने जो कि सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बने होंगे, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कुल मिलाकर गवर्नमेंट के जितने भी होंगे या फिर जिसको नोटिफाई किया होगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि निधि भी 269 एसएस और 269 टी के तहत आ गया है और उसको भी पूरा मानना पड़ेगा। अब सेक्शन 269 एसएस का पालन नहीं किए तो क्या होगा? 100% पेनल्टी लगेगी लोन अमाउंट की, राइट? तो यहां पर वो किसको किसको छूट दे रहा है? गवर्नमेंट को छूट दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को छूट दे रहा है, कोऑपरेटिव को दे रहा है, पोस्ट ऑफिस को दे रहा है, सेंट्रल, स्टेट, प्रोविंशियल एक्ट के अंतर्गत कुछ होगा तो उसको दे रहा है, गवर्नमेंट कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में बनी होगी उसको दे रहा है, और कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है तो उसको भी दे रहा है। जैसे 269 एसएस में 100% की पेनल्टी है, वैसे यहां पर भी 100% की पेनल्टी है लोन अमाउंट का। किसका? लोन अमाउंट का 100%। कितना रिपेमेंट किया उससे मतलब नहीं, लोन अमाउंट का 100% तक पेनल्टी जा सकता है। अब 269 एसएस और 269 टी, ये ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलेगा? गवर्नमेंट को पता ऐसे चलेगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको रिपोर्ट करना है। सबसे पहले अगर आप ट्रांजैक्शन किए तब तो आप डिफॉल्टर हुई, और अगर आप रिपोर्ट नहीं किए तो और बड़े डिफॉल्टर हो गए। और ये रिपोर्ट करेगा कौन? जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CD होता है उसमें क्लॉज नंबर 31 में अगर आप जाएंगे तो टैक्स ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट ट्रांजैक्शन। टैक्स ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे, जो कि 269 एसएस और 269 टी के तहत नहीं है। इसका मतलब जो 20,000 रुपए ज्यादा है उसको बताना पड़ेगा, 20,000 के कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडिया सिंपल है, जितने भी मॉनिटरी करप्शन होते हैं वो सारे करप्शन को ठीक करना, कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ हो रहा है तो उस चीज को रोकना। पहले एनबीएफसी में बड़ा पैसा लेन देन वाला काम कर लेते थे। तो एक बार समरी बता देता हूं, 269 एसएस ये कहता है कि किसी से भी हम लोग 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन नहीं ले सकते, और सेक्शन 269 टी क्या कहता है? 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में रिपेमेंट नहीं कर सकते लोन का। अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा? 100% पेनल्टी लगेगी लोन अमाउंट की, राइट? और एक और जिम्मेदारी ऑडिटर की क्या आ गई? फॉर्म 3CD में
क्लॉज नंबर 31 में जाके बताना पड़ेगा कितने लफड़े किए हैं, कौन-कौन से ट्रांजैक्शन किए, उसकी लिस्ट और एनेक्सर दे दो, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बढ़िया से आपको 100% पेनल्टी का नोटिस ऑडिटर के भरोसे ही दे दे। इसी कारण ये कार्यक्रम करने का जरूरत नहीं है, कहीं पर भी इस नियम को मत तोड़िए, 100% पालन करिए। मैं फिर से बता दूं, ये सारे एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आरबीआई वाला हो, चाहे एनबीएफसी वाला हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे वो ट्रस्ट वाला माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे साहूकारी हो, कोई भी हो, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो जाए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।